हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंपा बिहार के चंपारण जिले की रहने वाली थी। गांव की चंपा की शादी लखनऊ में हुई थी। चंपा हर रोज की तरह आज भी हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। तभी चंपा की सास शकुंतला का आना होता है। अरे बहू, आज मुझे चाय मिलेगी क्या? तुझे करीब 2-3 घंटे से देख रही हूँ, तुम मूवी देखने में लगी है। हाँ माँ जी, बस 10 मिनट में चाय बनाती हूँ। मुझे नहीं लगता आज मुझे चाय मिलने वाली है, मुझे खुद ही चाय बनानी पड़ेगी। अब चंपा अपनी सास को चाय बनाता हुआ देखकर टीवी बंद करके किचन में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सास ने बस अपने लिए ही चाय बनाई है। ये क्या माँ जी, घर में लोग 2 और आपने चाय बनाई है, वो भी सिर्फ 1 कप। बहुत नाइंसाफी है सासू माँ, बहुत नाइंसाफी है। आज तुझ पर कौन सी मूवी का भूत सवार हो गया? कल तक तो राजकुमार की मूवी देखकर जानी जानी करती रहती थी, आज कितने आदमी कर रही है। अरे माँ जी, मुझे तो आज 20 बार भी शोले मूवी देखना इतना मजा आ रहा है ना, जैसे मैंने इसे पहली बार देखी हो। अब जब तक ये दूसरी मूवी नहीं देखेगी तब तक इसके सर से गब्बर का भूत नहीं उतरेगा। अब शकुंतला हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी विमला शकुंतला के घर दौड़ी दौड़ी आती है। अरे विमला, क्या कर रही है? आराम से, मुझे गिराएगी क्या? वैसे ही पैर साथ नहीं दे रहे हैं मेरे। अरे नहीं शकुंतला, मैं तेरे घर को आ ही रही थी तो एक गाय दौड़ पड़ी मेरे पीछे, तभी भागना पड़ गया। अरे विमला आंटी, जो डर गया सो मर गया। वैसे कुछ भी कहो विमला आंटी, इस उम्र में भी आप बहुत ही कटीली लग रही हो। हाँ, तभी तो मोहल्ले के बुढ़े से लेकर नौजवान सभी मुझ पर फिदा हैं। और तभी तो वो फल वाला बुढ़ा रोज तेरे घर के आगे आकर घंटों सुट्टा मारता रहता है, लेकिन तू है कि उसे भाव ही नहीं देती। ओहो विमला आंटी, लगता है उस फल वाले और आपका बहुत पुराना याराना है। ये भी कोई बोलने वाली बात है, सल्ला की बहू। चंपा शोले मूवी देखने के बाद गब्बर के डायलॉग्स बाजी जा ही नहीं रही थी। वो हर बार चंपा शोले की गब्बर की तरह बात कर रही थी। शकुंतला को तो चंपा की आदत पड़ी थी। अब अगले ही रोज चंपा सुबह सुबह घर का काम कर रही होती है। तभी विमला अपने पोते गोलू को लेकर घर आती है। अरे बहू देखना, ये कब से सो ही नहीं रहा है। सुबह 4 बजे का उठा है और बिना मतलब के रो रहा है। इसने तो पूरे घर की नींद हराम कर रखी है। अरे विमला आंटी, बस इतनी सी बात। देखो, अभी मैं इसे 2 मिनट में सुलाती हूँ। सो जा गोलू, सो जा। तुझे पता है ना, जब 50 कोस दूर गांव में कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है, बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अब ऐसा करने से चंपा की गोद में ही गोलू सो जाता है, जिसे देखकर विमला शकुंतला से कहती है, क्या बात है शकुंतला, तेरी बहू तो बच्चों के मामले में इतना कुछ जानती है। मुझे तो लगता है अब मुझे भी अपने बेटे और बहू से दादी बनने की मांग कर ही लेनी चाहिए। हाँ, मैं तो यही सोच रही थी। वैसे आज तुझे बाजार जाना हो तो बता दियो, साथ ही चलेंगे। अरे हाँ, शाम में चलते हैं। अभी तो इसे सुलाकर घर का काम काज जो कर लूं। बहू जल्दी चल, वरना आने में हमें लेट हो जाएगा। और तुझे पता है ना कि इस रास्ते में कितने चोर लुटेरे घूमते रहते हैं। हाँ शकुंतला, तू सही कह रही है। परसों ही इधर एक लड़के से पैसे छीनकर उसे चाकू मार दिया। बता, सुनकर बड़ा ही दुख लगा। तीनों आपस में बातें करते हुए मार्केट पहुंचते हैं और मार्केट से सामान लेकर जल्दी में घर लौट रहे होते हैं। शकुंतला, मैं तो कह रही हूँ जो मांगे दे दे। जान बचेगी तो दोबारा आ जाएगी, लेकिन जान गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। बहू, मैं भी यही सोच रही हूँ कि जो ये मांगे उसे दे दे सब। अरे तेरी बहू बावड़ी हो गई है क्या? अरे ओ माँ जी, जरा इन्हें भी तो बताइए कि सरकार हम पर कितना इनाम रखी है। पूरे 50,000 बहू, पूरे 50,000। अरे ओ आईपीएल के सट्टे जैसे शक्ल की दीदी, आप पर भला सरकार 50,000 का इनाम क्यों रखेगी? स्वैग है मेरी बहू का, और सरकार की मर्जी तो कुछ भी करे। देख, इन्हें लूटेंगे ना तो कुछ हाथ नहीं आने वाला। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5-6 हजार मिलेंगे। और अगर इसको ले जाके पुलिस को दे दिया तो 50,000 मिलेंगे और साथ साथ इज्जत भी मिलेगी। और अखबार में फोटो भी आएगी मेरी बड़ी सी और तेरी छोटी वाली। और हाँ, ये मत पूछो तेरी छोटी क्यों आएगी, क्योंकि तू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए तेरी छोटी आएगी।
मेरी तो बरी आएगी। देख भाई, इसमें रिस्क बहुत है, बाकी तुझे जो सही लगे तू देख ले अपने हिसाब से। अरे लगता है वो तेरे दोगलेबाजी से डर गया। अरे आंटी जी, वो दोगलेबाजी नहीं बल्कि डायलॉग बाजी होता है। अरे हाँ हाँ, वही बहू जो तू समझे। चंपा के ताप से तुम्हें एक ही इंसान बचा सकता है और वो है खुद चंपा। बहू शकुंतला भाग, ये तो हमारे तरफ ही बढ़ रहे हैं। और बहू तेरे इन बेकार के डायलॉग का लगता है इन पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया। वो दोनों चोर चंपा का मुंह बंद करके उसे गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। सर ये लो आपकी मुजरिम। मुजरिम? अरे क्या किया है इसने? देखने से तो लगता ही नहीं कि ये किसी के साथ कुछ कर भी सकती है। अब ये काम भी हम करेंगे क्या? अरे आप पुलिस किस बात के हो, किस बात की तनख्वाह लेते हो? अरे इसने क्या किया ये तो आपको पता लगाना है, हम थोड़ी पता लगाएंगे। चुपचाप से ना आप पता लगाइए और हमें हमारे 50,000 रुपए का इनाम दे दीजिए। हमें घर भी जाना है, हमारे पास बहुत काम है, आपकी तरह वेले नहीं बैठे हम। अरे सर, मुजरिम मैं नहीं बल्कि ये है, इन्होंने मुझे यहाँ तक लाए हैं। ये लोग हमें चाकू दिखाकर लूटने की कोशिश कर रहे थे। अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये कह रहा है तुम मुजरिम हो, तुम कह रही हो ये दोनों चोर हैं। अबे सच कहा कौन रहा है? इसने ही तो कहा था कि मुझ पर पूरे 50,000 का इनाम रखे हैं सरकार। अरे तुम पर सरकार ने इनाम रखा है? अरे कौन सा इनाम रखा है जी, जरा हमको भी बताओ। अरे मैं तो डायलॉग मार रही थी, मुझे क्या पता था ये लालची लोग मुझे यहाँ उठा कर ले आएंगे। भाग भाई, वरना आज तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। अरे जल्दी पकड़ो इन दोनों को, भागने ना पाए। अरे पकड़ो। वो दोनों चोर तो चंपा के गब्बर वाले डायलॉग को सच मानकर चंपा को पुलिस स्टेशन तो ले जाते हैं, लेकिन खुद के बनाए जाल में खुद ही फंस जाते हैं। इधर चंपा घर आती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर भीड़ लगी थी और उसके साथ शकुंतला रो रही थी। अरे माँ जी, क्या हुआ? इतना रोना धोना क्यों लगा रखा है? सुन रही है ना विमला तू? मुझे अपनी बहू की आवाज आ रही है, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बहू। अरे माँ जी, सामने देखिए और रोना बंद कीजिए। मैंने उन दोनों को जेल में डलवा दिया है, तभी मैं कहती हूँ हर नाइंसाफी की सजा बराबर मिलेगी। बहू तू आ गई, मैंने ना जाने क्या सोच लिया था। तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं माँ जी, मुझे भला कौन कुछ कर सकता है। अरे क्या बात है बहू, ये हुई ना गब्बर जैसी बहू की बहादुरी। और क्या माँ जी, जब तक मेरी फिल्में चलेंगी मेरी सांसें चलेंगी, और जिस दिन टीवी का केवल कनेक्शन खराब हुआ मेरी सांसें भी समझो रुक सी जाएंगी। माँ जी क्या समझी कि तेरी सास ऐसे डायलॉग्स पर खुश होगी, शाबाशी देगी तुझे? अब बहुत हुआ, बंद कर ये सब। क्या बात है सासू माँ, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। सच कहूँ तो शकुंतला, आज तो तेरी बहू की वजह से हम सब की जान बच गई। लेकिन विमला आंटी, आप ये भी तो सोचो, हम 3 और वो 2 लोग, लेकिन फिर भी अकेली चंपा उन 2 लोगों पर भारी रही। विमला आंटी हाँ, ये तो सच ही कह रही है। शकुंतला के गब्बर बहू की वजह से उन तीनों की जान बच जाती है, वरना तो तीनों आज जान से ही जाते। पिंकी रोज की तरह अपनी सुबह की शुरुआत करती है और सुबह उठकर अपने घर के सारे काम कर लेती है। कुछ देर में उसकी सास सुमित्रा उठकर हॉल में आती है और आंखें मसलते हुए कहती है, अरे कामचोर, कहाँ है मेरी चाय? सुमित्रा अपनी आंखें खोलकर देखती भी नहीं है कि हॉल की टेबल पर उसकी चाय पहले से रखी है और आंखें बंद होने के कारण वो टेबल से टकरा जाती है, जिससे वहाँ रखी चाय गिर जाती है और उसका हाथ टेबल पर फैली गरम चाय पर लगते ही वो चिल्लाती हुई कहती है, अरे जला दिया रे, कलमुही कहाँ मर गई? पिंकी भागते हुए हॉल में आती है और टेबल पर चाय को गिरा देखकर कहती है, ये चाय कैसे गिर गई? माँ जी, मैंने तो टेबल के बीचों बीच रखी थी चाय। अरे कलमुही, टेबल पर गिरी चाय दिख रही है, उस चाय से मेरा हाथ जल गया, ये नहीं दिख रहा। किसने कहा था टेबल पर चाय रखने के लिए? माँ जी, आपने ही तो कहा हुआ है कि आपके उठने से पहले चाय आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए, और आप उठकर सीधा हॉल में आती हैं, तो इसलिए मैंने टेबल पर चाय रख दी। चुप कर नालायक कहीं की, किसी काम की नहीं है, फालतू जुबान चलवा लो बस। अब जा, पहले गिरी हुई चाय को साफ कर, फिर मेरे लिए दूसरी चाय ले आ, और हाँ, मेरे हाथ पर जरा कोलगेट लगा दे। पिंकी बेचारी सब कुछ करते हुए भी अपनी सास से सुना करती, क्योंकि उसकी सास उसे पसंद नहीं करती थी। पिंकी का पति राजन भी अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहता था, जिसके कारण पिंकी अपनी सास की खरी खोटी सुनते हुए भी
उसकी सेवा में कमी नहीं छोड़ती। लेकिन एक सुबह राजन वापस आता है और अपने साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की को लेकर आता है, जिसको देखकर सुमित्रा अपने बेटे से कहती है, बेटा तू तो आ गया, लेकिन ये साथ में किसको लाया है? दूध से गोरी लड़की कौन है ये? माँ ये गोरी है। वो तो मुझे भी दिख रहा है ये गोरी है। गोरी ही नहीं, गोरी चिट्टी दूध से सफेद है, लेकिन है कौन? माँ ये गोरी चिट्टी होने के साथ नाम से भी गोरी है और मैं इससे प्यार करता हूँ। ये आपकी नई बहू है, मुझे माफ कर दो। काम के सिलसिले में बाहर गया और वहाँ मुझे गोरी से प्यार हो गया। एक पत्नी के होते हुए किसी से प्यार करना गलत है, लेकिन ये दिल खुद को रोक नहीं पाया। प्लीज आप गुस्सा कर लो, लेकिन मुझे घर से मत निकालना। वहाँ खड़ी पिंकी के होश ये सुनकर उड़ जाते हैं। बेचारी यहाँ पति से दूर होकर भी उसके साथ शिद्दत से रिश्ता निभा रही थी और उसकी माँ की सेवा कर रही थी, और उसके पति ने ही उसे बदले में सौतन ला कर दी। तो वहीं अपने बेटे की इस हरकत पर सुमित्रा गुस्से होने की बजाय उससे कहती है, अरे बेटा, अब प्यार तो किसी को भी हो सकता है, इसमें तेरा क्या कसूर? मुझे तो मेरी ये नई बहू पसंद आई, और क्या हुआ, ये पिंकी किसी दूसरे कमरे में रह लेगी? आजकल तो रिवाज ही है 2 पत्नियों का। क्यों रे पिंकी बहू? अपनी सास को अपनी सौतन को अपनाता देखकर पिंकी की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। जिस सास के लिए उसने इतना किया, सौतन को अपनी बहू मानने में थोड़ा भी समय नहीं लगाया। ये देखकर पिंकी का दिल टूट जाता है और वो अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है और खूब रोती है। अगले दिन सुबह सुबह सुमित्रा रोज की तरह आंखें मलती हुई हॉल में आती है और बोलती है, अरे बहू चाय कहाँ है? तुझे रोज रोज बोलना पड़ेगा क्या? इस बार सुमित्रा आंखें खोलकर टेबल पर देखती है तो चाय नहीं थी, जिस पर वो चिल्लाते हुए कहती है, लगता है इसकी खाल मसाला मांग रही है। देखूं तो कहाँ है महारानी? सुमित्रा पिंकी को पूरे घर में ढूंढती है तो सुमित्रा को पिंकी गेस्ट हाउस में आराम से सोती हुई दिखती है। ये देखकर वो गुस्से में उससे कहती है, ओ महारानी, बड़े आराम से सो रही है, सास को चाय कौन देगा? सास? किसकी सास? कौन सी सास? मैं सुमित्रा, तेरी सास और कौन? जल्दी उठ और चाय दे। सुमित्रा देवी, मैं आपकी बहू नहीं हूँ और आप मेरी सास नहीं, मेरी सौतन की सास हैं। कल आपने खुद मेरी सौतन को अपनी बहू माना है, तो अब उसको अपनी सासगिरी दिखाओ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे तेवर दिखाए? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। सुमित्रा पिंकी को थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन पिंकी सुमित्रा का हाथ पकड़कर झटक देती है और कहती है, सुमित्रा देवी, आगे से मुझ पर हाथ उठाना चाहा तो हाथ तोड़ के रख दूंगी। अपनी ये सास वाली हरकतें मेरी उस सौतन को दिखाना, जो मेरे पति के साथ उनके कमरे में अब तक आराम से सो रही हैं। सुमित्रा पिंकी का ये रूप देखकर हैरान होती है और आगे कुछ बोले बिना अपने बेटे की दूसरी बीवी के पास जाती है, जो अभी अभी उठकर हॉल में आई थी। ओ नई बहू, जरा मेरे लिए चाय बना दे। क्या कहा आपने? चाय? सॉरी माँ जी, मुझे पानी तक उबालना नहीं आता और आप चाय की बात कर रही हैं। मैं तो आपको बोलने वाली थी कि आप मेरे लिए चाय बना दो या उस पिंकी को बोल दो। सुमित्रा ये सुनकर अपना सर पकड़ लेती है, पर खुद ही चाय बनाने के लिए बाद में चली जाती है। लेकिन अब बात सिर्फ चाय की नहीं थी। पिंकी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। अपने खाने के लिए वो खाना बना लेती और सुमित्रा के कुछ कहने पर वो उसको सौतन की सास होने का ताना मारती। ऐसे ही एक दोपहर सुमित्रा सारे घर के कपड़े धोकर छत पर सुखा रही थी और पिंकी आराम से छत पर धूप सेक रही थी। इतने में पड़ोसन कमला छत पर आती है और सुमित्रा को काम करते देखकर वहां आराम से पिंकी को बोलती है, अरे पिंकी, तेरी सास काम कर रही है और तू आराम कर रही है? ये क्या तमीज है? कई दिनों से देख रही है सुमित्रा घर के सारे काम करती है। आखिर हो क्या गया है तुझे? अपने सास को पहले तो एक काम करने नहीं देती थी तू। पहले ये मेरी सास थी ना, इसलिए। अब ये मेरी कुछ नहीं, इन्होंने मेरे पति द्वारा लाई मेरी सौतन को अपनी बहू स्वीकार किया है, तो अब ये मेरी सास नहीं, मेरी सौतन की सास है, तो काम भी उसी से करवाए ना। क्या सौतन? सुमित्रा ये क्या बोल रही है पिंकी बहू? सच में राजन बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बताओ कितनी अच्छी बहू गवाई है तूने। खैर क्या ही बोल सकती हूँ। कमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी बातों को सुनकर सुमित्रा अपने पुराने दिनों को याद करती है, जब वो अपनी बहू पिंकी को जितना मर्जी सुनाती थी, लेकिन फिर भी पिंकी जवाब नहीं देती थी। समय बीतता है
गौरी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। और एक शाम जब वो हॉल में बैठी हुई थी तो सुमित्रा वहाँ आकर कहती है, गौरी बहू, तू खुद को संवारने के सिवा भी कोई काम कर लिया कर। अरे सारे घर का काम मैं करती हूँ, थक जाती हूँ, कम से कम खाना तो बना दिया कर। मैं नहीं बनाऊंगी, समझिए आप। और ये सास बनने का रौब मेरे ऊपर मत दिखाना, क्योंकि मैं पिंकी नहीं हूँ जो आपकी खरी खोटी सुन लूंगी, समझिए आप। अब तक मैं शांत थी, लेकिन अब नहीं। अगर तुझे इस घर में काम नहीं करना तो निकल जा इस घर से। अरे तेरे जैसी बेहुदा नालायक औरत के चलते मैंने अपनी हीरे जैसी पिंकी बहू को नकारा, लेकिन मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट थी। तेरे जैसी सौतन की सास बनने के चक्कर में मैंने अपनी हीरे जैसी बहू गवा दी। चल निकल। सुमित्रा गौरी का हाथ पकड़कर उसको घर से निकालने लगती है। इतने में गौरी सुमित्रा का हाथ झटक कर उसे गुस्से में थप्पड़ मारने को होती है। तभी पिंकी आकर गौरी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी पर हाथ उठाने की? हाथ नीचे रखो। तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? हाँ, अब ये तुम्हारी सास नहीं है, तुम्हारी सौतन की सास है ये। बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें इन पर। इन्होंने मुझे ठुकरा कर तुम्हें चुना, कम से कम इसकी तो इज्जत रखती। और ये मेरी सास नहीं है, क्योंकि मैंने इन्हें कभी सास माना ही नहीं, माँ माना था मैंने इन्हें। हाँ, गुस्सा था मुझे इन पर, इसलिए इतने दिनों तक अच्छे से बात नहीं की। लेकिन कोई मेरी माँ पर हाथ उठाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इतना बोलकर पिंकी गौरी का हाथ झटक देती है। इतने में वहाँ राजन आता है, जो ये सब देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ, जब आपने पिंकी को ठुकरा ही दिया है तो ये किस हक से यहाँ रह रही है? निकालो इसको यहाँ से। इसके कारण आपके और गौरी के बीच के रिश्ते खराब हो रहे हैं। सही कहा बेटा, रिश्ते बचाने के लिए घर से निकालना तो पड़ेगा, लेकिन पिंकी को नहीं, तुझे और तेरी इस दूसरी बीवी को। मुझे नहीं बनना अपनी बहू की सौतन की सास, मुझे मेरी पिंकी बहू के साथ रहना है। तू भी नहीं चाहिए मुझे। निकल जा अपनी इस बदतमीज बीवी के साथ इस घर से। माँ, आप अपने बेटे को निकाल रही हो? नहीं, मैं अपनी बहू को चुन रही हूँ। तेरे जैसे बेटे से लाख गुना अच्छी है मेरी पिंकी बहू। और पिंकी बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी कदर नहीं करी। अपनी सास को एक मौका और दे दे। अपनी सास को पछताता देखकर पिंकी उसे माफ कर देती है और सुमित्रा राजन को घर से निकालकर अपनी बहू के साथ आगे की जिंदगी बिताती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।